अहम खबर आपको बता देते हैं कि इस बार जन्मदिन पर राजस्थान में रह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का 17 सितंबर को राजस्थान दौरा प्रस्तावित है। पीएम के दौरे की जरूरी तैयारियों के तमाम दिशा निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का विस्तृत कार्यक्रम आना अभी बाकी है। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा इंतजामातों से लेकर के तैयारियों पर फिलहाल मंथन चल रहा है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपने जन्मदिन पर राजस्थान आ सकते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की चर्चाएं हैं कि उनका दौरा अभी 17 सितंबर को प्रस्तावित है राजस्थान के लिए, और इस लिहाज से तमाम तरह की तैयारियों को लेकर के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि उनके आगमन के लिए क्या कुछ तैयारियां की जानी चाहिए, उन पर फिलहाल मंथन चल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण भी हो सकता है राजस्थान के लिहाज से, और राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या राजस्थान को कोई सौगात दे सकते हैं, और राजस्थान के लिए कितना फायदेमंद रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस धरा पर आना, ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। क्योंकि लगातार हमने चुनावों के दौरान भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दफे राजस्थान आते हैं, और उनका जो अंदाज देखते हैं, जैसे ही वो राजस्थान की धरती पर कदम रखते हैं वहां पर उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। बिल्कुल राजस्थानी पगड़ी में वो दिखाई देते हैं। तमाम तरह की तैयारियां अभी से की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं राजस्थान विधानसभा के बाहर, जहां पर जवाहर सिंह बेढम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। वो स्मार्ट मीटर लगवाएगा, इनको शर्म आनी चाहिए कि स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय अशोक गहलोत जी की सरकार में हुआ। किस कंपनी को ठेका दिया, उसका टेंडर अशोक गहलोत जी की सरकार में हुआ। और आज जब इनके एक माननीय विधायक ये कह रहे थे कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाओगे तो उस कंपनी का क्या होगा, इससे साफ जाहिर हुआ है कि कहीं न कहीं उस कंपनी से इनका अंडरग्राउंड कोई न कोई समझौता है। इनका चेहरा बेनकाब किया हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने, उससे ये लोग तिलमिला गए। इनको राजस्थान की जनता की चिंता नहीं है, किसी कंपनी की चिंता है। और जब इस पर हो हल्ला शुरू हुआ, हमारे विधायकों ने जब इसका प्रतिरोध किया कि आपके समय में निर्णय हुआ है, आपके समय में किए हुए निर्णय पर आपको पश्चाताप करना चाहिए, तो इनके सदन के नेता निम्न स्तर की भाषा पर आ गए। उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया, उनको माफी मांगनी चाहिए सदन से, उनको राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये तो उन्हीं से सीख रहे हैं जो राहुल गांधी जी के मंच पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मां के लिए निम्न स्तर के शब्दों का उपयोग किया गया, वही खून इनमें आ गया, और ये भी आज राजस्थान की विधानसभा में निम्न स्तर पर आ गए हैं। क्योंकि इनका कोई विजन नहीं है, सदन की कार्रवाई चलने से ये बच रहे हैं। राजस्थान के विकास की योजनाएं धरातल पर आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के आम व्यक्ति का विकास कैसे हो, उसकी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कैसे हो, सरकार विकासोन्मुखी राजस्थान की सोच को प्रतिपादित कैसे करे, इनके पच नहीं रहा, इनके पेट में दर्द चल रहा है। इनको राजस्थान की जनता से भी माफी मांगनी पड़ेगी, देश की जनता से भी माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान की सरकार राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प को पूरा करना चाहती है, और कांग्रेस सदन की कार्रवाई से भागकर बचना चाहती है। ये चेहरा छुपाते हुए घूम रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए और राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कह रहे हैं टीकाराम जूली की हमको बोलने नहीं दिया था, हमारा माइक बंद कर देते और मंत्रियों के माइक चालू रखते हैं। टीकाराम जूली साहब को उनकी पार्टी के लोग नहीं बोलने देते। टीकाराम जूली साहब कभी भी मुद्दों पर नहीं बोलते, तथ्यहीन बात करने के लिए सदन की कार्रवाई को बाधित करने का काम करते हैं। मैं टीकाराम जूली साहब से कहूंगा कि आप सदन की कार्रवाई चलने में सहयोग करिए, जनता के हितों की बात सदन में सार्वजनिक रूप से उठाने का काम करिए। इस तरह से बाधित करने से मतलब ये जाहिर होता है कि आप पर कोई मुद्दे नहीं है, आपका कोई विचार नहीं है, आप पर कोई काम नहीं है। राजस्थान की जनता के हित में राजस्थान की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं उससे आप तिलमिला गए हो, इसीलिए सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए आप अड़िग हो।
आप राजस्थान की जनता आपको देख रही है, राजस्थान की जनता माफ आपको करेगी नहीं। दिल्ली में 0 हो गए, उपचुनावों में 0 हो गए, पंचायत चुनावों में 0 की तरफ जा रहे हो और नगर पालिका के उपचुनाव में 0 की तरफ जा रहे हो। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में भी आप 0 की तरफ जाएंगे। चिंता आपको सता रही है। आमने सामने की स्थिति क्यों हुई? कांग्रेस के विधायक से और उधर से सरकार के मंत्री भी वेल में आ गए। अगर सदन स्थगित नहीं होता तो फिर अप्रिय स्थिति हो जाती। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जी ने जिस तरह से स्तरहीन बयानों का उपयोग किया, शब्दों का उपयोग किया, कांग्रेस के लोग सदन की कार्रवाई को बाधित करते हुए आगे बढ़ने लगे तो हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने उसका प्रतिरोध किया। और एक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति नियम कानून तोड़ेगा तो उसका प्रतिरोध करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। अध्यक्ष जी के जहन में आया, उन्होंने विधानसभा 2 बजे तक स्थगित की है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उनको अपने विचारों में सुधार करते हुए सदन की कार्रवाई को चलाने में सहयोग करना चाहिए, नहीं तो आपको जनता माफ नहीं करेगी। बोल के सब बचोगे। तो आपने सुना गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने क्या कुछ कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। दोपहर 2 बजे तक के लिए ये कार्यवाही स्थगित की गई। प्रश्नकाल की कार्यवाही को समाप्त किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर पूरी व्यवस्था की और प्रश्नकाल में सदन में स्मार्ट मीटर पर जोरदार हंगामा हुआ। करीब 25 मिनट तक सदन में इस मुद्दे पर हंगामा चलता रहा। वेल में आकर के कांग्रेस विधायकों ने जम करके नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को स्मार्ट मीटर लगाने के टेंडर पर सवाल भी उठाया। तो मंत्री हीरालाल नागर ने भी कांग्रेस राज में हुए आदेश के प्रति सदन में लहराई। तो वहीं झालावाड़ में स्कूल हादसे को लेकर भी विधानसभा में शोरगुल और हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर ने शून्यकाल में उठाया मामला। तो वहीं सुरेश गुर्जर ने कहा कि इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री आज तक वहां जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। तो कुल मिलाके आज सत्र के दौरान सदन के अंतर्गत फिर से एक बार हंगामा देखने को मिला। 2 प्रमुख मुद्दे रहे। झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर के कांग्रेस के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और दूसरा जो मुद्दा है वो स्मार्ट मीटर को लेकर के रहा कि स्मार्ट मीटर टेंडर पर कई सवाल कांग्रेस के विधायकों ने उठाए और उसको लेकर के जोरदार वेल में हंगामा होता रहा। नतीजा ये हो जाता है कि कांग्रेस के कई विधायक वहां से वॉकआउट कर जाते हैं और 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया गया है। आज फिर से दूसरे दिन, पहले 1 सितंबर को सत्र का आगाज हुआ। आज जब 3 तारीख को दूसरा दिन सदन का देखा गया तो वहां पर भी हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर के और स्मार्ट मीटर को लेकर के। और चलिए बढ़ते आगे जोधपुर से खबर, जहां पर लाल सागर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने मुलाकात की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से शिष्टाचार भेंट उन्होंने की। तो आज लाल सागर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने मुलाकात की है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से उन्होंने शिष्टाचार भेंट की। कल भी हमने तस्वीरें देखी कि कल वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री कर्नल सोनाराम को श्रद्धांजलि देने जाती है और आज फिलहाल जोधपुर के लाल सागर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने मुलाकात की है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से। इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। तो खबर जोधपुर से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की और इस मुलाकात को सिर्फ और सिर्फ शिष्टाचार भेंट के तौर पर देखा जा रहा है। कल भी हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है वो कर्नल सोनाराम को श्रद्धांजलि देने पहुंचती है, वहां पर पुष्प अर्पित करती है और उनके परिवार को ढाढ़स बंधाती हुई दिखाई देती है लगातार। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर प्रदीप जोशी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ खबर है? आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है, किस तरह से इस मुलाकात को देखा जाए,
क्या कुछ होता है, क्या बातचीत होती है, क्या उनका स्केड्यूल अब रहने वाला है? जी नुपुर, अवश्य पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का 2 दिवसीय जोधपुर दौरा था। उस दरमियान वसुंधरा राजे जोधपुर शहर में जैसलमेर की यात्रा करने के बाद जोधपुर पहुंची और यहाँ पर सेनाचारी से भी उनकी मुलाकात हुई। राम प्रसाद जी जो महाराज है, उनका जन्म दिवस था, उनसे भी मुलाकात की गई। और जो 9 दिवसीय जो कार्यक्रम मोहन भागवत का है, जो लाल सागर स्थित कार्यक्रम होना है, उसी में मीडिया की तो अनुमति अंदर जाने की नहीं है, लेकिन जो अंदर वार्तालाप हुई मोहन भागवत और पत्रकार के साथ में जो संघ कार्यकर्ता पशुपरे कार्य डॉक्टर कृष्ण गोपाल, CR मुखवा, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, आलोक, अतुल लम्हे तथा कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे थे। और आज विभिन्न बैठक जो 1 सितंबर से शुरू हो, अलग अलग बैठकों का जो दौर है, जिसमें 5, 6 और 7 सितंबर को समन्वय समिति की बैठक होनी है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री बजरलाल के भी पहुंचने की संभावना कर तैयारी है। जी अनुपुर, अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अगर मोहन भागवत की जो जोधपुर समन्वय जो बैठक है, इससे कई महत्वपूर्ण निर्णय देश के लिए निकल कर आने की संभावना है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब खबर जयपुर से, जहां पर डीसीपी वेस्ट के निर्देश पर चोरी की वारदात करने वाले काबू केशवपुरा स्थित गोपाल जी मंदिर से मूर्ति और छत्र चोरी की वारदात का पर्दाफाश हुआ है। अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया। कुंदन सिंह, अनिल, रघुवर सिंह और हाकिम को गिरफ्तार किया। वारदात में अष्टधातु, मूर्तियां, छत्र, नकदी और ट्रक को बरामद किया गया है। परिवादी रामस्वरूप शर्मा ने 2 सितंबर को ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। भांगरोटा थानाधिकारी मनीष गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। और देखिए, ये चारों शातिर बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में है। इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और वो तमाम मूर्तियां भी आपके सामने है। डीसीपी वेस्ट के निर्देश पर चोरी करने वाले अब पुलिस के चंगुल में है। तमाम चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आखिर चुके हैं राकेश, किस तरह से पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और फिलहाल अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए, एक बड़ी चोरी हुई थी वेस्ट जिले के भाकरोड़ा थाने क्षेत्र में। क्योंकि ये लगभग 400 वर्ष से अधिक पुराना मंदिर था, जिसमें मूर्तियां, चांदी के छत्र और अलमारी में रखे 85,000 रुपए को रात में लगभग 12:47 पे चोर दाखिल हुए और ये चुरा के ले गए। इसके बाद जो पुजारी रामस्वरूप शर्मा है, उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची और आसपास के जो सीसीटीवी लग रहे थे उनका विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी हासिल हुई। पुलिस ने जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 4 जो शातिर बदमाश है, कुंदन सिंह, अनिल और रघुवीर सिंह और हाकिम को गिरफ्तार किया है और उनसे जो चुराई हुई सामग्री है वो बरामद किए। साथ ही वारदात में प्रयुक्त ट्रक भी बरामद किया है, जिसमें ये सामान लेके गए थे। बहरहाल इन सभी से पूछताछ जारी है। क्योंकि इस घटना के बाद जो डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद थे, उन्होंने टीम का गठन किया था। भाकरोटा जो पुलिस के साथ डीएसटी टीम को भी शामिल किया था और तकनीकी शाखा भी इसमें पूर्ण रूप से शामिल थी। जिसके बाद उन्होंने सीसीटीवी का विश्लेषण किया। इसके बाद इनकी गिरफ्तारी की है। क्योंकि अब मुलजिमान के पकड़न के संबंध में अग्रिम अनुसंधान जारी है। लगातार जो भी इस तरह की गैंग है उस पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पूछताछ में क्या खुलासा हुआ कि ये चारों शातिर कहाँ के रहने वाले हैं और इनका पिछला रिकॉर्ड किस तरह का रहा है? देखिए, चारों ही यूपी के आगरा के निवासी बताए जा रहे हैं, जिनसे पुलिस की जो टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है। और कहाँ इन्होंने वारदात किए, इस संबंध में भी जो भाकरोटा थाना है वहाँ पूछताछ चल रही है। क्योंकि एक बड़ा संगठित गिरोह माना जा रहा है। इनके साथ कौन कौन साथी है, क्योंकि ये लोग प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को बता चुके हैं कि यूपी व राजस्थान में अन्य जगह की नकबजनी की वारदात को ये अंजाम दे चुके हैं। बिल्कुल राकेश, अब देखने वाली बात ये होगी कि और क्या क्या नए खुलासे हो सकते हैं। ये चारों शातिर जो है यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने किस तरह से
कहाँ कहाँ क्या और वारदातों को अंजाम दिया है, इनके साथ में क्या और भी लोग शामिल हैं, ये तमाम एंगल पर पुलिस अभी जांच पड़ताल में लगी हुई है। और चलिए बढ़ते आगे, खबर जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सौगात दी है। त्योहारों के सीजन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महत्वपूर्ण सौगात दी है। प्रदेश में अब 2 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। राजस्थान की हर गली, हर सड़क एलईडी की लाइट से जगमग होगी। रात्रिकालीन सुरक्षा, बेहतर यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये अहम फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा लिया गया। बजट 2025-26 में प्रस्तावित थी 1 लाख एलईडी लाइटें। 1 लाख एलईडी लाइटों को बढ़ा करके 2 लाख किया गया। प्रदेश की 312 नगरीय निकायों में प्रकाश की व्यवस्था होगी। स्वायत्त शासन के द्वारा शहर चलो अभियान के दौरान ये लाइटें लगाई जाएंगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का महत्वपूर्ण फैसला पूरे राजस्थान को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान की आवाम को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान की आवाम के सुरक्षा के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण कदम, जहां पर रात के समय, जहां पर महिलाएं भी जाती है, देर रात अपने काम से होकर के घर की तरफ जाती है और ऐसे में कई दिक्कतों का सामना होता है यदि अंधेरा होता है। लेकिन इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एलईडी लाइटें लगाने का फैसला किया है। तकरीबन 1 लाख एलईडी लाइटों को बढ़ा करके अब 2 लाख किया गया है और प्रदेश की 312 नगरीय निकायों में प्रकाश की व्यवस्था होगी। यानी कि पूरा का पूरा राजस्थान मरुधरा जगमग होता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ दिवाली अब एक दिन नहीं दिखेगी, हर दिन आपको दिवाली राजस्थान में देखने को मिलेगी इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद। बढ़ते आगे, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को गुलाब जामुन खिला करके जन्मदिन की बधाई दी। दरअसल आपको बता दें कि आज से फिर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई है। कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में झालावाड़ स्कूल हादसा, लॉ एंड ऑर्डर, स्मार्ट मीटर, अतिवृष्टि और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। तो वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वासुदेव देवनानी ने टीकाराम जूली को जन्मदिन की बधाइयां दी है, मिठाई खिला करके उनका मुंह मीठा करवाया है। तो ये लोकतंत्र की बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर भले ही पक्ष विपक्ष चलता हो, लेकिन कभी कभी राजनीति से ऊपर उठकर रिश्ते भी बेहद खूबसूरती के साथ में निभाए भी जाते हैं। यह तस्वीर उस बात को बयां करती है। और चलिए बढ़ते आगे, खबर जयपुर से, जहां पर बारिश के कारण जयपुर में कई इलाकों में हालत बेहद खराब है। कच्ची बस्ती के निचले इलाकों में पानी भर आया, मोटरों की मदद से पानी निकालने का काम जारी है। बारिश के कारण कच्ची बस्ती में आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जयपुर में बारिश मेहरबान है लोगों पर, लेकिन कहीं कहीं पर आफत भी साबित होती हुई दिख रही है। और कुणाल भटनागर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुणाल, जहां पर बारिश कुछ लोगों के लिए राहत साबित हुई है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए आफत बनकर के आई है। यदि आज की तस्वीरों की मैं बात करूं तो आज क्या कुछ तस्वीरें, किस तरह से लोगों को परेशानियां हो रही है और प्रशासन की क्या व्यवस्था? देखिए, आपको बता दें कि हम कच्ची बस्ती इलाके में इस समय हम नुपुर मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पर पीछे अगर मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पानी है वो पर कच्ची बस्तियों का जो इलाका है, निचले इलाकों में जो पानी है वो यहाँ पर भर गया है और घरों में जो है ये पानी, जो गंदा पानी है वो यहाँ पर घरों में घुस गया है। लोगों को खासा परेशानियों को, आने जाने में खासा परेशानियों का जो है यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पानी निकालने का प्रोसेस है, अगर मैं अपने सहयोगी से कहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाइप जो है, पाइपों के माध्यम से जो पानी निकालने का काम है कच्ची बस्ती में वो यहाँ पर किया जा रहा है। पाइप बकायदा यहाँ पर लगाए गए हैं, बड़ी मशीन यहाँ पर लगाई गई है ताकि जो पानी है वो यहाँ से निकाल सके। आमजन जो लोग हैं उनको खासा परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी सी बारिश के कारण जो है यहाँ पर लोगों का जो आम जीवन है वो
यहाँ पर बारिश के कारण प्रभावित हो जाता है। और ये केवल अब की बारिश की बात नहीं है, हर बारिश में यहाँ पर कुछ इस तरह की जो स्थिति बनती है, क्योंकि अभी पानी निकालने का जो है काम यहाँ पर किया जा रहा है। बाकी और कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर पानी भर गया है, खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में भी इस तरह की समस्या होती है? हाँ सर, पूर्व में भी इस तरीके की समस्या होती है। हमने प्रशासन को भी अवगत कराया, प्रशासन खैर लगा रखा है 2-2, 3-3 मंडपम, लेकिन वो प्रॉपर इसका इलाज नहीं है। अभी 2 घंटे की बारिश आई, पूरा लबालब भर गया, पूरी बस्ती में पानी चल गया, यहाँ तक कमर तक पानी आ गया है। और ये अभी तो जैसे ही बारिश आएगी उसके 10 मिनट बाद में ही देखना पूरा वापस से भरभरा जाएगा ये। और इस तरीके से क्या है कि लोग बाग सो नहीं पा रहे, लोग बाग मतलब कि अपने घरों से ऊपर ही ऊपर जाकर के सो रहे हैं कि भाई कोई मकान नहीं गिर जाए और कोई जनहानि ना हो जाए। बच्चे छोटे छोटे स्कूल नहीं जा पा रहे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे स्थानीय निवासी, क्या आपने इस समस्या को लेकर पूर्व में अवगत कराया है? अपने जनप्रतिनिधि मैंने पहले भी हमारे यहाँ के पार्षद हैं, उनको जाके मैंने इसकी एप्लीकेशन दिया कि समस्या को परमानेंट कम किया जाए। पंप लगा हुआ मड पंप परमानेंट समाधान नहीं है। अगर जो हमारे एमएलए जो बीजेपी प्रत्याशी है उनको भी मैंने इसका एप्लीकेशन दिया, लेकिन इसको लेकर कोई समाधान नहीं है। उनका यही कहना है कि कोई समाधान नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना यह है कि परमानेंट समाधान यही है इसका कि जो आप पीछे देख सकते हैं ये जो मलबा भरा हुआ है निकाला जाए, तब ये हमेशा के लिए समस्या खत्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर तस्वीरें देखें, उनको खासा परेशानी सामना करना पड़ा। अगर हम देखो हम देख सकते हैं जिस तरह से आपने ये तस्वीरें बताई है वो वाकई में सोचने को मजबूर करती है कि कितनी गंदगी वहां पर पानी के चलते भी हो जाती है और इससे बीमारी का खतरा मंडरा जाता है। लेकिन प्रशासन पर सवाल है कि हर बार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है लेकिन समाधान की कोई तस्वीर नहीं दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते आगे सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां पर जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। जिस एनीकट को विभाग ने बनाया ही नहीं उसे बता दिया अपना कार्य। महादेव कंस्ट्रक्शन नागौर ने एनीकट का निर्माण करना बताया। उक्त एनीकट निर्माण के लिए तकरीबन 10.5 लाख रुपए का खर्चा भी बताया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस एनीकट का निर्माण करवाया था। ग्राम पंचायत ने एनीकट पर लिखे सूचना पट को मिटाने की कोशिश भी की है। तो एक बड़ा घोटाला अब सिरोही के आबू रोड में देखने को मिला, जहां पर भू संरक्षण विभाग में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। जिस एनीकट को विभाग ने बनाया ही नहीं उससे अपना बता दिया जाता है। एक बड़ा सवाल कि आखिरकार इस तरह से बड़ा घोटाला, बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है। जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग में बड़ा घोटाला। जिस एनीकट को विभाग ने बनाया नहीं उसे अपना बता दिया जाता है एनीकट का निर्माण करना। और देखिए ये सूचना पट भी, जहां पर इसको मिटाने की कोशिश भी की गई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए विक्रम हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ पूरा मामला है? जी नुपुर, बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये जो आबू रोड के पास में भू संरक्षण विभाग ने एनीकट का जो निर्माण था, वो निर्माण तो ग्राम पंचायत के द्वारा कराया गया था, लेकिन भू संरक्षण विभाग जो है उसने जाकर के वहाँ पे अपना बोर्ड लगा दिया। महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके द्वारा उसका निर्माण करना बताया गया, जिसकी जैसे सूचना जानकारी ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीणों ने वहां जाकर के भू संरक्षण विभाग में इसका ऐतराज जताया। तो भू संरक्षण विभाग ने वापस उसके ऊपर जो बोर्ड लगाया था उसके ऊपर कालिक पोत दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस बोर्ड के ऊपर जो चीजें दर्शाई गई थी उसमें 10.57 लाख रुपए जो है वो उसका निर्माण का व्यय बताया गया। आखिर वो व्यय कहाँ गया और ये पैसा जो है ये किसकी जेब में गया, इसको लेकर के लोग है वो तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत का उसमें हवाला दिया जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि अधिकारी और ठेकेदार ने मिलकर के जो है 10,57,000 जो है रुपए वो उसमें घोटाला किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो मामला जो सामने आया है, ये सचमुच ने इस मामले को उठाया है और देखते हैं अब इसके जिला प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल। क्या इसमें इस मामले पर अधिकारियों का रिएक्शन आया है, उनका क्या कुछ स्टेटमेंट है? जी नुपुर, बिल्कुल बताना चाहूंगा। इसमें मैंने भू संरक्षण विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा जब मैंने इसकी जानकारी ली तो ग्राम पंचायत ने कहा कि इसका जो निर्माण है वो 4 वर्ष पहले ग्राम पंचायत के द्वारा करवाया गया था। लेकिन भू संरक्षण विभाग ने इसके ऊपर जो बोर्ड लगाया है, जो सूचना पट लगाया है कि उसका निर्माण भू संरक्षण विभाग ने किया, वो सरासर गलत बताया है उन्होंने। ग्राम पंचायत ने कहा कि ये ग्राम पंचायत के पैसे से इसका निर्माण करवाया गया। विक्रम, अब देखना है कि इस पूरे मामले पर क्या और खुलासे हो सकते हैं और ये कितना बड़ा घोटाला हो सकता है।
ये भी अभी खुलासा होना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा चलिए अब आपको ले चलते हैं विधानसभा के बाहर, जहां पर क्या कुछ कार्यवाही क्या शुरू हो चुकी है, वो तस्वीर एक बार देख लेते हैं। इस्तेमाल भी हुए थे और उसके बावजूद भी वो बिल्डिंग गिरी थी। बट यही नहीं, पूरे राजस्थान का मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान के अंदर 5 साल जो कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो 19 से लेकर 23 तक 2,918 करोड़ रुपए मात्र दिए गए। मीडिया के साथी जो बात करना चाहते कृपया साइड में हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं, ये बात सब जनता तक जाए, बहुत जरूरी है। 5 साल 2019 से लेकर 2023 तक कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो टोटल पैसा जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया वो है 2,918 करोड़ रुपए, जो 18,500 स्कूलों को दिया गया। हमारी सरकार ने 1.5 वर्ष के अंदर ही 2,986 करोड़ रुपए 12,000 स्कूलों के लिए दिए। आप अंतर देखिए, 5 साल के अंदर 2,918 करोड़, 1.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 2,986 करोड़। ये होता है प्राथमिकता देना स्कूल की एजुकेशन के लिए। अगर संवेदना है बच्चों के प्रति तो भारतीय जनता पार्टी की है और एक्शंस में साफ दिख रहा है। यही नहीं, मैं आपको और बतलाता हूं, 5 साल के अंदर जब कांग्रेस सत्ता में थी तो रिपेयर के लिए और जो जर्जर हो रखे हैं स्कूल, उनके लिए कितना पैसा खर्च करा कांग्रेस पार्टी ने? 380 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर जर्जर और रिपेयर के लिए 380 करोड़ रुपए, जो तकरीबन 3,000 स्कूलों के लिए दिए गए। हमारी सरकार ने 1.5 वर्ष के अंदर 926 करोड़ रुपए, कहां 380 करोड़ रुपए, कहां 926 करोड़ रुपए, तकरीबन 3,000 स्कूलों के लिए। ये अंतर होता है जो असली संवेदना होती है, शिक्षा तंत्र को असली मजबूत करने की जो कार्रवाई होती है वो ये होती है। सदन के अंदर नारेबाजी करना, यहां पर आकर भ्रमित करना, केवल जब संवेदना देनी हो उस समय भी शोर मचाना, ये केवल और केवल राजनीतिक है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस जब सत्ता मिली थी, जब जिम्मेदारी थी तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और आज जब जिम्मेदारी जनता ने दी है विपक्ष में बैठने की तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। और मैं डिटेल बताता हूं, हमने ये घटना होने के तुरंत बाद 750 स्कूल आइडेंटिफाई करे। आप जानते हैं इस बात को कि हमारे को आए हुए मात्र 1.5 वर्ष हुए तब ये घटना हुई है। हमने 750 स्कूल आइडेंटिफाई करे, जो तकरीबन 170 तहसीलों के अंदर थे, और हर स्कूल को 2 लाख रुपए तुरंत दिए गए। यही नहीं, हमने 2,000 स्कूल आइडेंटिफाई करे गए जिसको 150 करोड़ रुपए दिए गए, तकरीबन 8 लाख रुपए प्रति स्कूल हमने तुरंत दिए। 60 करोड़ रुपए हमने दिए हैं छोटी मोटी मेंटेनेंस के लिए, प्राइमरी स्कूल को और अपर प्राइमरी स्कूल को। 330 बिल्डिंग ऐसी हैं, या बिल्डिंग ही नहीं है, 330 स्कूल ऐसे हैं जहां बिल्डिंग ही नहीं है, वहां पर हमने 330 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि तुरंत फ्रेश कंस्ट्रक्शन हो सके। ये होती है असली संवेदना। इसलिए आपके माध्यम से जो कांग्रेस यहां नाटक कर रही है और विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी छोड़कर मैदान छोड़कर भाग रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है राजस्थान के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। दूसरी बात, आज अभी आपके सामने हीरालाल जी ने भी बात करी आकर, मीटर की जो बात हुई है यहां पे, स्मार्ट मीटर की, केंद्र सरकार की योजना है, हर व्यक्ति, हर परिवार, हर घर तक बिजली पहुंचे और व्यवस्थित तरीके से पहुंचे, घोटाला ना कर पाए कोई। सबसे ज्यादा प्रतिशत लोग जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं जो कानून से काम करते हैं, और घोटाले करने वाले परेशानी करते हैं। इसलिए स्मार्ट मीटर योजना लाई गई। आज कांग्रेस यहां विरोध कर रही थी, 5 लाख स्मार्ट मीटर खुद लगा चुकी है जब सत्ता में थे, लेकिन आज यहां विरोध कर रहे हैं। जो बात कर रहे हैं कि जिस
कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि वो ब्लैक लिस्टेड है, वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है। ये मिथ्या पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कंपनी गोवा के अंदर, जिसका उदाहरण लिया गया, जो ब्लैक लिस्टेड वहां पर है, उसको भी ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया है। और स्मार्ट मीटर जब लगेगा तो दो तरीके से लगेगा, एक है प्रीपेड और एक है पोस्ट पेड। जो प्रीपेड मीटर लगाएंगे उनको प्रति यूनिट 15 पैसे की रियायत मिलेगी। तो ये उपभोक्ता के हित में है कि स्मार्ट मीटर लगे। लेकिन जहां पर, जैसे हीरालाल जी ने सदन में भी कहा, जहां पर प्रेशर ज्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में मीटर तुरंत कनेक्शन लगने हैं, वहां पर हम साधारण मीटर भी लगा रहे हैं ताकि कनेक्शन मिलने में, बिजली घर तक पहुंचने में कोई विलंब ना हो। तो हमारी सरकार हर तरह से सही कदम उठा रही है, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सदन को चलने नहीं देना चाहते। धन्यवाद।